अर्थालंकार का जो अगला भाग है उसमें आज आप पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो विद्यार्थियों, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? देखिए, अतिशयोक्ति यानी कि ऐसी कोई बात जो क्या हो अति। सबसे पहले आप इसका अर्थ समझिए। अति का होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर आसान शब्दों में कहें तो ऐसा क्या होता है इसमें, जहां किसी वस्तु या घटना का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि इस अलंकार में ऐसी बात की जाती है जो एक सीमित घटनाक्रम से वो सीमा को लांघ जाती है, यानी कि लगभग असंभव सी बात कही जाती है काव्य के माध्यम से। यानी कि ऐसी बात कही जाती है कि जो लगभग नामुमकिन है, इतनी उसकी सीमा लांघ दी जाती है। तो चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण देख सकते हैं आप, लहरें व्योम को चूमती उठती। तो विद्यार्थी, इसका अर्थ है जो लहरें हैं वो आसमान को चूमती उठती, यानी कि इतनी उठ रही है कि वो आसमान को छू रही है। अगर इसका हम सामान्य शाब्दिक अर्थ देखें तो जो लहरें हैं, समुद्र की जो लहरें हैं वो आसमान को क्या कर रही हैं, छू रही है। तो अगर आप इस लोक की बात करें, इस दुनिया की बात करें, ये तो बहुत मुश्किल है कि कुछ ऊंचाई तक तो उड़ सकती है, लेकिन इतना नहीं उड़ सकती कि वो बिल्कुल आसमान को छू जाए। तो यहाँ पर क्या है, जो बात है वो बिल्कुल अति कर दी है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। अगला, आगे नदियां पड़ी अपार। देखिए, ये युद्ध का है। जब महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप थे वो युद्ध में थे। तो देखिए यहाँ पर है, आगे नदियां पड़ी अपार। आगे बहुत नदियां थी। घोड़ा कैसे उतरे पार? जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम आपको पता होगा चेतक था। राणा ने सोचा इस बार, जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने इस पार सोचा और तब तक चेतक था उस पार। यानी कि केवल राणा प्रताप के सोचने भर तक जो आगे अपार नदियां थी, घोड़े ने उन्हें पार कर लिया। तो यहां पर देखें, यहां पर बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कहा गया है कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने केवल सोचा भर था, और जो चेतक था उसने जितनी अपार नदियां थी उन्हें पार करके वो दूसरी पार पहुंच गया था। तो यहाँ पर क्या किया गया है, बात को बढ़ाकर दिखाया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा। तो ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखिए, जो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखें आप, जो भगवान हनुमान जी हैं उनकी पूंछ में, तो आपको पता होगा कि जब वो लंका गए थे तो वहां पर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। और फिर क्या हुआ था, जो पूंछ में आग लगाई थी उन्होंने फिर पूरी लंका को जला दिया। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस घटनाक्रम को बढ़ा के बताया गया। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि जो हनुमान जी थे उनकी पूंछ में अभी तक आग भी नहीं लग पाई थी। लंका शीघ्र जल गई, और तब तक क्या हो गया, पूरी लंका जल गए निशाचर भाग, और सारे निशाचर यानी जो राक्षस थे वो भाग गए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, घटना को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो विद्यार्थियों, जहां पर किसी काव्य में, किसी पंक्ति में किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहां पर होता है आपका अतिशयोक्ति। तो विद्यार्थियों, हमारा जो अंतिम और आखिरी जो अलंकार है जो आज हम पढ़ेंगे इस अलंकार के प्रकरण में, तो वो है आपका मानवीकरण अलंकार। तो विद्यार्थियों, ये जो मानवीकरण अलंकार होता है, इसको शाब्दिक अर्थ देखिए इसी में छुपा हुआ है, मानवीकरण, यानी कि जिसका क्या कर दिया गया हो, मानवीकरण। मानवी क्या होता है, मनुष्य। अब देखिए क्या होता है इसमें, जब प्राकृतिक वस्तुओं, तो प्राकृतिक वस्तुओं जो नेचुरल आपने पढ़े थे, नेचुरल थिंग्स होती है, रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पेड़ हो गया, बादल हो गया, पहाड़ हो गया। इसके अलावा कुछ अदृश्य होते हैं, जैसे आपका मौसम हो गए अलग अलग, जैसे आपका सागर की लहरें हो गई, वो भी क्या है, प्राकृतिक रूप ही है, जैसे बादल हो गए आपके। तो जब इनमें क्या किया जाता है, मानवीय भावनाएं
या रूप का वर्णन हो। यानी कि किसी भी काव्य में जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन्हें ऐसे दिखाया जाए कि वे क्या हैं, एक मानव की तरह व्यवहार कर रही है, वैसे ही व्यवहार कर रही है जैसे इंसान करता है। तो वहां पर होता है आपका मानवीकरण अलंकार। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसकी पहचान करना काफी आसान है, मैंने चित्र भी बनाए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए कि कैसा आप किसी काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार की पहचान करेंगे। पहला है फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो विद्यार्थियों देखिए, हंसता कौन है, मनुष्य हंसता है, मानव हंसता है। मुस्काता कौन है, वो भी मानव मुस्काता है। लेकिन जो फूल है वो हंसते नहीं है और ना मुस्कुराते हैं, वो क्या है, वो एक प्राकृतिक वस्तु है। लेकिन देखिए जो काव्य है उसमें कहा गया फूल हंसे, यानी कि जैसे मनुष्य हंसता है, उनका क्या है, मनुष्य के व्यवहार की तरह उनका चित्रण किया गया है। कलियां मुस्काई, और कलियां क्या हुई, ये मुस्काने लग गई। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्हें मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर होगा आपका मानवीकरण अलंकार। अगला, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। चलिए मेघ तो आते हैं, मेघ का अर्थ होता है आपका बादल, लेकिन बड़े बंठन के संवर के। अब देखिए बंठन के और संवर के, ये कौन आता है, ये तो कोई मानव ही आता है। बंठन के संवर के, कोई बादल तो बंठन संवर के आते नहीं है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो बादल है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो उसका क्या किया गया है, मानव के रूप में चित्रण किया गया है। जैसे मानव बंठनता है और अपने को संवारता है, जैसे कोट पैंट पहनता है, टाई पहनता है। तो यहाँ पर बादलों की तुलना की गई है मनुष्य से, उसके व्यवहार से। तो यहाँ पर होगा आपका मानवीकरण अलंकार। अगला देखिए, जो अंतिम इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सागर के उर पर, उर होता है हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो विद्यार्थियों आपने देखा होगा, जो सागर होता है यानी कि जो समुद्र होता है, उस पर लहरें कभी कभी उड़ जाती है, थोड़ा ऊपर उड़ जाती है सतह से। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल नाच करती है, डांस करती है जैसे मनुष्य करता है, या गाना गाती है। वो तो एक प्राकृतिक तरीके से उठती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, काव्य में सौंदर्य लाने के लिए, जैसा कि अलंकार का कार्य होता है सौंदर्य पैदा करना, तो जो सागर है उसको ऊपर क्या करती है, मनुष्य की तरह नाच नाच करती और क्या करती हैं, बहुत ही मधुर ध्वनि में गाना गाती हैं, ऐसा उसका चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो लहरें हैं उनका मानवीकरण किया गया है, और यहाँ पर भी आपका होगा मानवीकरण अलंकार। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ आपको उदाहरणों के माध्यम से मानवीकरण अलंकार समझ में आ गया होगा।